हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में। और इसको हमने एक ट्रिक से भी याद किया था कि जैसे ये 1919 दो बार आया है, ऐसे ही जितने भी डबल काम हुए, जैसे डायरकी को इंट्रोड्यूस करना या बाइकैमरलिज्म को लेकर आना, ये सब कौन से एक्ट के अंडर हुए थे, 1919 के। इसके बाद देखिए हमारा आया था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 7 मेंबर्स की एक टीम आई थी 1927 में, और 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश करी थी। तो इन सब के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया था। इसके बाद देखिए हमारा आ जाता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो देखिए जो ये 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि जो हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जो डायरेक्ट इसी एक्ट से लिए गए हैं। 1935 के एक्ट से डायरेक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस जोड़े गए हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ था, इंडियंस ने बहुत सारी डिमांड्स रखी थी ब्रिटिशर्स के सामने, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उन डिमांड्स को नहीं माना था। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने इस एक्ट को चार्टर ऑफ स्लेवरी के, ये एक दास्ता का चार्टर है। तो अगर कभी ये क्वेश्चन आ भी जाए कि नेहरू जी ने चार्टर ऑफ स्लेवरी कौन से एक्ट को कहा है, तो किसको कहा है, 1935 के एक्ट को। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या क्या होता है। द एक्ट ऑफ 1935 प्रिस्क्राइब्ड अ फेडरेशन टेकिंग द प्रोविंसेस एंड द इंडियन स्टेट्स नेटिव स्टेट्स एज यूनिट्स। 1935 के एक्ट में ये कहा गया कि इंडिया को हम एक फेडरेशन बनाएंगे, एक संघ बनाएंगे, जिसमें प्रोविंसेस और स्टेट्स वो इसके सब यूनिट्स होंगी। तो इंडिया को फेडरेशन बनाने की बात कब कही गई, 1935 के एक्ट में। नेक्स्ट देखिए, इट वॉज ऑप्शनल फॉर द इंडियन स्टेट्स। ये ऑप्शनल था इंडियन स्टेट्स के लिए। क्या ऑप्शनल था, टू ज्वाइन द फेडरेशन, कि वो फेडरेशन को ज्वाइन करे या ना करे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। एंड सिंस दे नेवर ज्वाइंट, और उन्होंने वो ज्वाइन नहीं किया, द फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग, और जो फेडरेशन था वो कभी भी अस्तित्व में नहीं आया। नेक्स्ट देखिए, द एक्ट डिवाइडेड लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस, और 1935 के एक्ट ने लेजिस्लेटिव पावर्स को सेंटर और प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट देखिए, द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ अ प्रोविंस वाज आल्सो एक्सरसाइज्ड बाय अ गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ द क्राउन। जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी प्रोविंसेस की, वो किसके द्वारा एक्सरसाइज की जाती थी, गवर्नर के द्वारा। और गवर्नर किसके बिहाफ पे काम करता था, ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पे, नॉट एज अ सबऑर्डिनेट ऑफ द गवर्नर जनरल। जो गवर्नर था वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता था, वो कोई गवर्नर जनरल का सबऑर्डिनेट नहीं था। नेक्स्ट देखिए, द गवर्नर वाज रिक्वायर्ड। अब जो ये गवर्नर था उसको किसकी जरूरत होती थी, टू एक्ट, काम करने के लिए, विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। एक ऐसे मिनिस्टर्स की या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जरूरत होती थी जो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल थी, लेजिस्लेचर के। तो जो ये गवर्नर था ये किसके साथ मिलकर काम करता था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ। नेक्स्ट देखिए, इन सर्टेन मैटर्स, कुछ मैटर ऐसे थे, द गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन विदाउट मिनिस्ट्रियल एडवाइस अंडर द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल एंड थ्रू हिम ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। देखिए गवर्नर किसके साथ मिलकर काम करता था, मिनिस्टर्स के साथ मिलकर काम करता था, लेकिन कुछ ऐसे मैटर्स आते थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, उनमें गवर्नर सिर्फ अपने विवेक से, डिस्क्रिशन क्या होता है, विवेक से, सिर्फ अपने विवेक से ही वो उन मैटर्स पर एक्ट करता था। उसमें वो ना तो किसी मिनिस्टर की एडवाइस लेता था, ना किसके कंट्रोल में, ना गवर्नर जनरल के कंट्रोल में, और ना ही गवर्नर जनरल के द्वारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कंट्रोल में। ठीक है, तो वो सिर्फ अपनी डिस्क्रिशन से ही उन पर एक्ट करता था। नेक्स्ट देखिए, द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द सेंटर। अब सेंटर की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वाज वेस्टेड इन द गवर्नर जनरल। वो किस में वेस्ट करती थी, गवर्नर जनरल में, ऑन बिहाफ ऑफ द क्राउन। और जो ये गवर्नर जनरल था वो भी किसके बिहाफ पे काम करता था, ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पे। तो देखिए एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द प्रोविंस, उसको कौन करता था, गवर्नर। खाली कौन करता था, गवर्नर। और गवर्नर भी किसके बिहाफ पे काम करता था, ब्रिटिश क्राउन के। और जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द सेंटर थी वो किसके द्वारा की जाती थी, गवर्नर जनरल के। और गवर्नर जनरल भी किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल था, ब्रिटिश क्राउन के। काउंसिलर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी या काउंसिलर्स बोल लो उनको, वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती थी, लेजिस्लेचर के। वाज नॉट अपॉइंटेड थ्रू
ऑल्दो सच प्रोविजन एग्जिस्टेड इन द एक्ट ऑफ 1935। और उनको जो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी ना, उनको इस एक्ट के दौरान जितने भी प्रोविजंस दिए गए कि इन मिनिस्टर को ऐसे ऐसे हम अपॉइंट करेंगे, उसके दौरान अपॉइंट किया ही नहीं जाता था, उनको डायरेक्ट ऐसे ही अपॉइंटमेंट दे दी जाती थी। द सेंट्रल लेजिस्लेचर वाज बाई कैमरल, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर थी वो बाई कैमरल थी, कंसिस्टिंग ऑफ द फेडरल असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जो सेंट्रल लेजिस्लेचर थी उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक तो थी फेडरल असेंबली और एक थी काउंसिल ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट देखिए, इन 6 प्रोविंसेस, टोटल प्रोविंसेस थी 11, उनमें से 6 प्रोविंसेस ने द लेजिस्लेचर वाज बाई कैमरल। तो जो लेजिस्लेचर थी वो बाई कैमरल थी, कंप्राइजिंग अ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और उस बाइकैमरलिज्म की प्रोसेस में क्या था, एक तो थी लेजिस्लेटिव असेंबली और एक थी लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन अदर प्रोविंसेस द लेजिस्लेचर वाज यूनिकैमरल। और जो इतनी भी 5 अदर प्रोविंसेस बच गई उनमें जो लेजिस्लेचर थी वो कैसी थी, यूनिकैमरल थी, सिंगल थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अपार्ट फ्रॉम द गवर्नर जनरल्स पावर ऑफ वीटो, अ बिल पास्ड बाय द सेंट्रल लेजिस्लेचर वाज आल्सो सब्जेक्ट टू वीटो बाय द क्राउन। तो इससे अलग गवर्नर जनरल की जो वीटो की पावर थी ना, कि गवर्नर जनरल किसी भी बिल को अपने पास रिजर्व रख सकता था, किसकी कंसिडरेशन के लिए, ब्रिटिश क्राउन की कंसिडरेशन के लिए। तो इससे अपार्ट अ बिल पास्ड बाय द सेंट्रल लेजिस्लेचर, कोई भी सेंट्रल लेजिस्लेचर ने कोई भी बिल पास किया, उसको भी किसके लिए वीटो थी कि भी वो भी ब्रिटिश क्राउन के द्वारा कंसिडरेशन के लिए उसको रिजर्व रख सकते थे। वीटो होता है मतलब अपने पास रिजर्व रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, The Governor General could prevent discussion in the legislature and suspend the proceeding on any bill if he was satisfied that it would affect the discharge of his special responsibility। तो जो गवर्नर जनरल था वो किसी भी डिस्कशन को, मान लो लेजिस्लेचर में कोई डिस्कशन चल रहा है किसी बिल के ऊपर, तो गवर्नर जनरल क्या करता था, उस डिस्कशन को रोक सकता था। अगर उसको ये लग रहा है ना कि उसकी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो डिस्चार्ज कर रही है, तो वो उस डिस्कशन को वहीं पर रोक सकता था और उस प्रोसीडिंग को सस्पेंड भी कर सकता था। नेक्स्ट देखिए, द गवर्नर जनरल हैड इंडिपेंडेंट पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन कंकरेंटली विद दोज ऑफ द लेजिस्लेचर। और गवर्नर जनरल के पास कुछ इंडिपेंडेंट अपनी पावर्स थी, किसकी, लेजिस्लेशन की, काम करने की। ठीक है, तो देखिए गवर्नर जनरल के पास बहुत ज्यादा पावर्स थी। On some subjects, no bill or amendment could be introduced in the legislature without the Governor General's previous sanction। तो गवर्नर जनरल की प्रीवियस सेंशन के बिना, गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति के बिना कुछ ऐसे सर्टेन मैटर्स थे जिन पर बिल लाया ही नहीं जा सकता था। ठीक है, और ना ही अमेंडमेंट किया जा सकता था। तो कुछ ऐसे सर्टेन बिल्स थे, कुछ सर्टेन मैटर्स थे जिन पर गवर्नर जनरल की प्रीवियस सेंशन की जरूरत थी ही थी। नेक्स्ट देखिए, ए 3-fold डिवीजन इन द एक्ट ऑफ 1935। तो देखिए 1935 के एक्ट में क्या किया, 3-fold डिवीजन कर दिया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देयर वाज अ फेडरल लिस्ट ओवर विच द फेडरल लेजिस्लेचर हैड एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लेजिस्लेशन। सबसे पहले थी फेडरल लिस्ट, संघ सूची, जिसके ऊपर केवल कौन कानून बना सकता था, फेडरल लेजिस्लेचर। देयर वाज अ प्रोविंशियल लिस्ट, और उसके बाद एक प्रोविंशियल लिस्ट थी, ओवर विच द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हैड एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन, जिस पर केवल प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर थी वही कानून बना सकती थी। एंड देयर वाज अ कंकरेंट लिस्ट, और वहां पर एक कंकरेंट लिस्ट थी जिसको समवर्ती सूची भी बोलते हैं, ऑल्सो ओवर विच बोथ द फेडरल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हैड कंपिटेंस, जिन पर दोनों मिलके, या तो फेडरल और प्रोविंसेस दोनों मिलकर उन पर कानून बना सकती थी। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। नेक्स्ट देखिए हमारा जाता है, द गवर्नर जनरल वाज एम्पावर्ड टू अथोराइज आइदर द फेडरल और द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू इनेक्ट अ लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर विच वाज नॉट न्यूमरेटेड इन द अबव नोटेड लेजिस्लेटिव लिस्ट। अब गवर्नर जनरल के पास वो पावर थी कि या तो फेडरल का या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का कोई भी इनका कानून हो, इनेक्ट अ लॉ, गवर्नर जनरल इनके या तो मतलब जैसे कि या तो फेडरल लिस्ट का कोई भी काम हो या प्रोविंशियल लिस्ट का कोई भी काम हो, उनके ऊपर गवर्नर जनरल भी कानून बना सकता था जो ऊपर की लिस्ट में दिया भी नहीं गया हो। ठीक है, या तो वो सेंटर का हो या प्रोविंशियल का हो, किसी का भी हो, और या उन पे वो उन लिस्ट में वो मेंशन भी नहीं हो, उस पर भी कौन काम कर सकता था, गवर्नर जनरल।
नेक्स्ट देखिए, डोमिनियन स्टेटस विच वाज प्रोमिस्ड बाय द साइमन कमीशन इन 1929 वाज नॉट कन्फर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो देखिए, साइमन कमीशन जब आया था उसने ये कहा था कि हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देंगे, लेकिन 1935 का जब एक्ट आया तो वो डोमिनियन स्टेटस का दर्जा नहीं दिया गया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या डोमिनियन स्टेटस का दर्जा 1935 के एक्ट में दिया गया था? तो नहीं दिया गया था। तो देखिए यहाँ पर कुछ बातें छूट गई हैं, जैसे कि आरबीआई की स्थापना की गई थी 1935 में। तो ये भी आपको याद रखनी है कि आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1935 के एक्ट के अंडर की गई थी। उसके बाद देखिए हमारा क्या था कि जो यूपीएससी था, मतलब संघीय लोक सेवा आयोग था, या प्रांतीय लोक सेवा आयोग था, या दोनों का मिलाकर कंबाइन संयुक्त लोक सेवा आयोग था, वो भी इसके अंडर ही बनाए गए थे। ठीक है, तो ये एक्ट भी इनके अंडर ही बनाए गए थे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और एक चीज और आपको याद रखनी है कि जैसे हमने बताया डायआर्की 1919 में इंट्रोड्यूस की गई थी, तो 1919 में प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस की गई थी, और 1935 के एक्ट में इस डायआर्की को प्रोविंसेस में से तो हटा दिया गया, लेकिन सेंटर में डायआर्की को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। हमने पहले पढ़ा ना कि सेंटर में डायआर्की को इंट्रोड्यूस किया गया, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि 1919 के एक्ट में जो प्रोविंसेस में डायआर्की को इंट्रोड्यूस किया गया था, 1935 के एक्ट में उस डायआर्की को हटा दिया गया, और 1935 के एक्ट में सेंटर में डायआर्की को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद देखिए हमारा आ जाता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन से पहले देखिए हमारे कई आते हैं, जैसे वेवेल प्लान आता है, सीआर फॉर्मूला आता है, जिनका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। उसके बाद हमारा आता है क्रिप्स मिशन। तो जो ये वेवेल प्लान है, सीआर फॉर्मूला है, इन सबको हमने हिस्ट्री के पार्ट में डिस्कस किया है, इन सबको आप वहां से पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए हमारा आ जाता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। तो देखिए इसमें क्या होता है, इन मार्च 1942 सर स्टेफोर्ड क्रिप्स अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स एक मेंबर थे ब्रिटिश कैबिनेट के, केम विद अ ड्राफ्ट, वो किसके साथ आते हैं? एक ड्राफ्ट के साथ आते हैं, डिक्लेरेशन ऑन द प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो किसका प्रपोजल होता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो मार्च 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स एक किसके साथ आते हैं? एक ड्राफ्ट के साथ आते हैं, जो किसके द्वारा भेजा गया होता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें देखिए क्या होता है, These proposals were to be adopted at the end of the Second World War, provided the Congress and the Muslim League could accept them। तो जो ये प्रपोजल आते हैं इनको अडोप्ट किया गया कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। तो इसके एंड में इन प्रपोजल्स को एक्सेप्ट किया गया, किसके द्वारा? कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के द्वारा। अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल, तो ये कौन कौन से प्रपोजल्स थे? देखिए इन प्रपोजल्स में क्या क्या था। The Constitution of India was to be framed by an elected constituent assembly by the Indian people, कि इंडिया का जो संविधान बनाया जाएगा ना, वो किसके द्वारा बनाया जाएगा? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। और वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो कैसी होगी? इलेक्टेड होगी। और उसको कौन इलेक्ट करेगा? इंडिया के लोग। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो इलेक्टेड थी या नॉमिनेटेड थी? तो वो कैसी थी? इलेक्टेड थी। नेक्स्ट देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन शुड गिव इंडिया डोमिनियन स्टेटस। जो क्रिप्स साइमन कमीशन में जो बात कही गई थी कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन 1935 के एक्ट में उसको माना नहीं गया था। उसके बाद जब ये क्रिप्स मिशन आया, इसने भी यही कहा कि हम इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देंगे। There should be one Indian Union comprising all the provinces and Indian states। इसने भी यहाँ पर यही बात की कि हम एक भारत संघ बनाएंगे जिसमें कुछ प्रोविंसेस और इंडियन स्टेट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एनी प्रोविंस और इंडियन स्टेट not accepting the constitution would be free to retain its constitutional position existing at that time, and with such non-acceding provinces the British government could enter into separate constitutional arrangements। और कुछ प्रोविंसेस ऐसी होंगी जो मान लो इसको मानना भी नहीं चाहेंगी इस कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वो फ्री होंगी, वो अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती हैं, अपने अनुसार वो काम कर सकती है। लेकिन उन जो प्रोविंसेस में ब्रिटिश गवर्नमेंट एंटर करेगी और वो अपने अनुसार काम करेगी। ठीक है, तो उनमें ये प्रपोजल्स दिए गए थे, किसमें? क्रिप्स मिशन में, जो इंडियंस ने एक्सेप्ट कर लिए थे। इसके बाद देखिए हमारा आ जाता है कैबिनेट मिशन प्लान। कौन सा? कैबिनेट मिशन प्लान। तो ये कैबिनेट मिशन प्लान आता है मार्च 1946 में। मार्च 1946 में लॉर्ड एटली सेंट अ कैबिनेट मिशन
to India consisting of 3 cabinet ministers, namely Lord Patrick Lawrence, Sir Stafford Cripps and Mr. M.V. Alexander। तो ये चीज आपको याद रखनी है। कैबिनेट मिशन किसने भेजा था? क्लीमेंट एटली ने, लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने, और उसमें 3 कैबिनेट मिनिस्टर भेजे थे। उनके नाम क्या क्या थे? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, द ऑब्जेक्ट ऑफ द मिशन वाज टू हेल्प इंडिया अचीव इट्स इंडिपेंडेंस एज अर्ली एज पॉसिबल एंड टू सेट अप अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये मिशन क्यों भेजा गया था? इसका उद्देश्य क्या था कि ये इंडियंस की हेल्प करेंगे इंडिपेंडेंस को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी इंडिपेंडेंस को ले सके और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप कर सके। नेक्स्ट देखिए, द कैबिनेट मिशन रिजेक्टेड द क्लेम फॉर अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम। इस कैबिनेट मिशन ने किस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया? पहले मुस्लिम लीग अपने लिए एक अलग स्टेट की डिमांड कर रहे थे ना, तो इस कैबिनेट मिशन ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि हम ना तो अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे मुस्लिम्स के लिए और ना ही कोई अलग सेपरेट स्टेट बनाएंगे मुस्लिम्स के लिए। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन प्लान देयर वाज टू बी अ यूनियन ऑफ इंडिया। कैबिनेट मिशन प्लान ने क्या कहा कि यहां पर एक यूनियन ऑफ इंडिया होगा, भारत का संघ होगा, कंप्राइजिंग बोथ, जिसमें क्या क्या होंगे? ब्रिटिश इंडिया होगा और स्टेट्स होंगे। कुछ पार्ट्स ब्रिटिश इंडिया का होगा और कुछ स्टेट्स होंगे। एंड हैविंग ज्यूरिडिक्शन ओवर द सब्जेक्ट्स ऑफ फॉरेन अफेयर, और उनके पास किनके ऊपर काम करने की शक्ति होगी कि वो फॉरेन अफेयर्स के ऊपर कोई भी कानून बना सकते हैं, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन के ऊपर भी कुछ भी ज्यूरिडिक्शन दे सकते हैं। ऑल रेजिडुअरी पावर्स वर टू बी वेस्टेड इन द प्रोविंसेस एंड द स्टेट्स, और कुछ जो रेजिडुअरी पावर्स होगी उन पर कौन कानून बना सकते हैं? प्रोविंसेस और स्टेट्स। नेक्स्ट देखिए हमारा आ जाता है, द यूनियन वाज टू हैव एन एग्जीक्यूटिव एंड अ लेजिस्लेचर। यूनियन में क्या होगा? एक एग्जीक्यूटिव होगी और एक लेजिस्लेचर होगा, कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोविंसेस एंड द स्टेट्स। जो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? एक करेगा प्रोविंस को और एक करेगा स्टेट को। तो ये यहाँ पर उसी फेडरेशन की ही बात की गई है। फेडरेशन में भी तो यही कहा गया था ना कि उसको उसकी यूनिट्स होंगी, ठीक है, इंडिया की सब यूनिट्स होंगी, कौन कौन सी प्रोविंसेस और स्टेट्स। नेक्स्ट देखिए, एनी डिसीजन इन्वॉल्विंग अ मेजर कम्युनल इश्यूज इन द लेजिस्लेचर। अगर कोई भी ऐसा डिसीजन है जो किसके बारे में है? कम्युनल इश्यू के बारे में है, धार्मिक मुद्दों के बारे में है, किसमें? लेजिस्लेचर में कोई भी ऐसा डिस्कशन चल रहा है, वाज टू रिक्वायर अ मेजोरिटी सपोर्ट, जिसको किसकी मेजोरिटी सपोर्ट्स की जरूरत होगी, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच ऑफ द 2 मेजर कम्युनिटी। जो भी मेजर कम्युनिटी होगी, जो भी ज्यादा बड़ी कम्युनिटी है, उनके रिप्रेजेंटेशन की जरूरत होगी उसमें। प्रेजेंट एंड वोटिंग, और उनके जितने भी प्रेजेंट हैं उनकी, मतलब जो भी बड़ी कम्युनिटी होगी उनकी जितने प्रेजेंट है और उनकी वोटिंग की, एज वेल एज अ मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, और उनको छोड़कर जितने भी प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स होंगे उनकी रिप्रेजेंटेशन की इसमें जरूरत होगी। नेक्स्ट देखिए, द प्रोविंसेस कुड फॉर्म ग्रुप्स विद एग्जीक्यूटिव्स एंड लेजिस्लेचर। जो प्रोविंसेस है वो कुछ ग्रुप्स बना सकती है, किसके साथ? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के साथ। एंड ईच ग्रुप, और प्रत्येक ग्रुप, कुड बी कॉम्पिटेंट टू डिटरमाइन द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। जो किसको डिटरमाइन करेंगे? प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को। तो प्रोविंसेस है वो ग्रुप बना सकते हैं, किसके साथ मिलकर? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के साथ मिलकर। और जो ये ग्रुप्स बनाए जाएंगे, प्रत्येक ग्रुप किसको डिटरमाइन करेगा? प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को। तो देखिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है माउंटबेटन प्लान। तो जो ये माउंटबेटन प्लान था, ये इंडिया को उसकी इंडिपेंडेंसी देने के बारे में ही था। तो देखिए इसमें क्या होता है, द प्लान फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियंस एंड द पार्टीशन ऑफ द कंट्री वाज लेड डाउन इन द माउंटबेटन प्लान। तो माउंटबेटन प्लान में क्या क्या था कि इंडियंस को उनकी पावर दे दी जाएगी, और जो पार्टीशन है इंडिया का, इंडिया और पाकिस्तान में, उसको भी कर दिया जाएगा, ठीक है। इट वॉज गिवन अ फॉर्मल शेप, और इसने माउंटबेटन प्लान ने क्या किया? It was given a formal shape by a statement made by the British government on 3rd June 1947। 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी स्टेटमेंट दी थी उसको इस माउंटबेटन प्लान ने एक फॉर्मल शेप दी कि अब इंडियंस को उनकी पावर्स सौंप दी जाएंगी और इंडिया का पार्टीशन कर दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारा आ जाता है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो देखिए इसमें क्या होता है, इन परसुएंस ऑफ दिस एक्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज अमेंडेड बाय द अडेप्टेशन ऑर्डर्स बोथ इन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर सेटिंग अप एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्रा अप द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री।
तो इस एक्ट के 1947 के परसुएंस में क्या किया जाता है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के कुछ ऐसे जो प्रोविजंस थे उनमें अमेंडमेंट किया जाता है, और जो किसके द्वारा अडॉप्ट किए जाते हैं, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के द्वारा। और एक इंतरिम गवर्नमेंट, इंतरिम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप किया जाता है, जो क्या बनाएगी, फ्यूचर में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। तो इंतरिम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है एक। उसके बाद देखिए हमारा क्या होता है, फ्रॉम द 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 से इंडिया सीज्ड टू बी a dependency and the suzerainty of the British Crown over the Indian states and the treaty relations with tribal areas lapsed from the date। ये तो सबको पता ही है कि 15 अगस्त 1947 से इंडिया की जो डिपेंडेंसी थी ब्रिटिशर्स के ऊपर वो भी खत्म कर दी जाती है, और जो ब्रिटिश क्राउन का आधिपत्य था, सुजैनिटी थी इंडियन स्टेट्स के ऊपर, वो सब लैप्स हो जाती हैं, और जो ट्रीटी होती है भाई इंडिया और ब्रिटिशर्स के बीच में, वो सब भी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज अबोलिश्ड। अब क्या होता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो ऑफिस होता है, पद होता है, उसको भी अबोलिश कर दिया जाता है। तो देखिए ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पद है वो कब बनाया गया था, 1858 में, और इसकी हेल्प करने के लिए काउंसिल बनाई गई थी। क्या नाम था उसका, इंडियन काउंसिल। तो देखिए जो ये इंडियन काउंसिल थी, इसको तो 1935 के एक्ट के अंडर ही अबोलिश कर दिया जाता है, लेकिन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद है वो कब अबोलिश किया जाता है, 1947 के एक्ट के अंडर। उसके बाद देखिए हमारा आ जाता है, द गवर्नर जनरल एंड द गवर्नर्स लॉस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ऑफ द लेजिस्लेशन टू कम्पीट विद द लेजिस्लेचर। तो अब जो गवर्नर जनरल होता है और गवर्नर होता है, इन सब की जो पावर्स होती हैं उन सबको खत्म कर दिया जाता है। अब तो जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई है, यही अपना काम करेगी। नेक्स्ट देखिए, द सेंट्रल लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया कंपोज्ड ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स सीज टू एग्जिस्ट ऑन अगस्त 14 1947, 14 अगस्त 1947 को। तो जो ये सेंट्रल लेजिस्लेचर की लेजिस्लेटिव असेंबली थी और काउंसिल ऑफ स्टेट्स थी, इन सबको सीज कर दिया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू the Constituent Assembly itself was to function also as the central legislature with complete sovereignty। तो अब जो ये Constituent Assembly बनाई गई थी, ये itself ही काम करेगी, यही काम करेगी किसके रूप में, सेंट्रल लेजिस्लेचर के रूप में with complete sovereignty। इस Constituent Assembly को ही पूरी complete sovereignty होगी, complete संप्रभुता होगी। तो देखिए इसके साथ ही देखिए हमारा देश आज़ाद हो जाता है, और अब हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, और जो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। तो देखिए इसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर उसी के बारे में आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए सेकंड चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।